नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखने में आसान है परंतु ट्रिकी क्वेश्चन है, इतनी जल्दी सॉल्व भी नहीं होगा। बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 2001 एंड 2011। देखो, वैसे तो हम डेंसिटी की जब भी बात करते हैं कि किस जिले की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है तो हम पढ़ते हैं कि हमीरपुर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, परंतु यहाँ पर पूछा गया है कि डेंसिटी में इंक्रीज जो हुआ है 2001 से लेकर 2011 के बीच में वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो पहली बात तो ध्यान रखनी है आपको कि आपको पता होना चाहिए यहाँ से कि 2001 की जनगणना हुई, 2011 की जनगणना हुई, उसमें किस डिस्ट्रिक्ट की डेंसिटी जो था वो कितनी थी। तो पहले हम डायरेक्टली आंसर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो ऊना इसका सही आंसर हो जाएगा, ऊना ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डेंसिटी, देखिए 2001 और 2011 की हर एक डिस्ट्रिक्ट की जो ऑप्शन में दिए गए हैं। हमीरपुर की जो डेंसिटी थी वो कितनी थी 2001 की जनगणना के अनुसार, हमीरपुर की जो डेंसिटी थी वो थी 369 और 2011 में हमीरपुर की डेंसिटी 407 थी। तो इसका डिफरेंस जो था वो 38 जो है वो बनता है, 38 इसका डिफरेंस बनता है। अगर हम सोलन की बात करते हैं उसी तरह, तो 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ की डेंसिटी थी 259 और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की डेंसिटी 300 थी। तो डिफरेंस ये 41 जो है वो बनता है। उसी तरह बिलासपुर की डेंसिटी जो था वो 292 थी, बिलासपुर की डेंसिटी 292 थी 2001 की जनगणना के अनुसार और 2011 की जनगणना के अनुसार 327 थी। तो ये डिफरेंस 35 बनता है। ऊना की डेंसिटी थी 291, 291 एज पर 2001 सेंसस और 2011 सेंसस ये 338 थी। तो ये डिफरेंस बनता है 47। तो हाईएस्ट डिफरेंस जो हुआ वो 47 का ही हाईएस्ट डिफरेंस जो है वो देखने को मिला। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2001 और 2011 की जो जनगणना थी उसमें डेंसिटी डिफरेंस कितना था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार डेंसिटी थी हिमाचल प्रदेश की 123, ये आपने ध्यान रखना है, और 2011 में ये कितनी थी, 2011 में थी ये 109। तो इनके बीच में जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो 14 का डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। तो 14 जो है उनके बीच में डिफरेंस है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये आपको पता चल गया। अच्छा, यहाँ पर आपने एक और बात ध्यान रखनी है कि 2011 की जब जनगणना हुई तो हाईएस्ट डेंसिटी हमने रिकॉर्ड की थी हमीरपुर की 407। हमीरपुर के बाद दूसरा नंबर किसका आता था, तो हमीरपुर के बाद दूसरा नंबर जो था वो ऊना का ही आता था। ऊना में 338 जो था वो नोट की गई थी। और ऊना के बाद फिर नंबर किसका आता था, बिलासपुर का नंबर आता था, 327 जो था वो यहाँ की डेंसिटी थी। अगर हम बात करें सबसे लोएस्ट किसकी थी, तो सबसे लोएस्ट जो था वो थी लाहौल स्पीति की, ये दो ही थी ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ से होगी। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं बिटवीन 2001 एंड 2011 व्हाट हैज़ बीन द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में हिमाचल की जो लिटरेसी रेट थी, साक्षरता दर थी, उसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि जो था वो हुई है। अब देखो, यहाँ से तो पहले आपको पता होना चाहिए कि 2001 की जब जनगणना हुई तब लिटरेसी रेट कितना था, 2011 की जब जनगणना हुई तब लिटरेसी रेट कितना था। तो इन दोनों को ही जानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हम पढ़ते हैं 82.80 हिमाचल का लिटरेसी रेट था। 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं कि 76.48 जो था वो हिमाचल का लिटरेसी रेट था। अब देखो 82.80 को अगर आप माइनस करेंगे 76.48 से, तो ये कितना इंक्रीज देखने को मिलेगा, ये आपको 6.32% इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ये इंक्रीज जो था वो हुआ। अब देखो, यहाँ से ही सेम क्वेश्चन बन सकता है मेल और फीमेल लिटरेसी रेट के बारे में। तो यहाँ पर मैं 2001 लिख देता हूँ, यहाँ पर 2011 लिख देता हूँ, 2011। यहाँ पर मेल लिटरेसी रेट आ जाएगा, यहाँ पर फीमेल, यहाँ पर मेल, यहाँ पर फीमेल। अब देखिए 2011 की सबसे पहले बात की जाए तो जो मेल लिटरेसी रेट था वो था 89.53% और 2011 की ही जनगणना के अनुसार जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो था 75.93%। और अगर हम 2001 की जनगणना की ओर जाते हैं तो फीमेल लिटरेसी रेट था 67.42%, ये आपने ध्यान रखना है, और मेल लिटरेसी रेट था 85.35%, ये आपने ध्यान रखना है। अगर ये आपको याद होगा ना कि कितना मेल था, कितना फीमेल था, कितना टोटल था, तो पेपर में बैठ के आराम से माइनस कर सकते हैं, आराम से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये माइनस करने का काम आप ही के ऊपर छोड़ देता हूँ मैं यहाँ से, और बाकी हमने डिटेल से सारा यहाँ से
जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको HP रेरा कहा गया, हैज़ स्टार्टेड इट्स फंक्शन विद इफेक्ट फ्रॉम। तो बोलते हैं कि रेरा ने जो है HP रेरा ने अपना काम जो था वो कब स्टार्ट किया था। तो हिमाचल प्रदेश की जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके द्वारा अपना काम स्टार्ट किया गया था 1 जनवरी 2020 से। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन मैं बार बार कहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है वो फेवरेट क्वेश्चन माने गए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली उठाकर जो है वो पूछ लेता है। देखो जी HP रेरा का काम क्या होता है। HP रेरा की जो स्थापना की गई है ना वो किस ऑब्जेक्टिव के साथ की गई है। तो इसका उद्देश्य ये रखा गया जब इसकी स्थापना की गई कि ये जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर जो हिमाचल का है ना उसमें ये जो प्लॉट की सेल होती है या फिर कोई भी अपार्टमेंट बेचे जाते हैं, बिल्डिंग बेची जाती है, उनकी जो सेल्स होती हैं, उनकी जो भी खरीद फरोख्त जो है वो होती है, उसमें जो है वो कंज्यूमर के राइट को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके ताकि उनके साथ धोखाधड़ी ना हो। इस तरह से जो है वो HP रेरा जो है वो काम करता है। तो HP रेरा का आपको पता चल गया कि इसकी स्थापना कब की गई थी। 1 जनवरी 2020 को जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पर वही HP रेरा के बारे में लिखा गया है। ये फंक्शन जो है वो इसने 1 जनवरी 2020 से जो था वो स्टार्ट कर दिया था अपना काम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज चकली कॉपर कॉइन इन सर्कुलेशन अराउंड द 10th सेंचुरी AD। तो बोलते हैं कि हिमाचल की कौन सी रियासत में जो था ये चकली जो सिक्का था ना ये प्रचलन में था। लगभग 10वीं शताब्दी में जो था ये सिक्का जो था वो प्रचलन में था। और अगर हम बात करें कि ये सिक्का जो था वो कहाँ पर प्रचलित था, चंबा रियासत में हम पढ़ते हैं। चंबा रियासत ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये वही रियासत है चंबा रियासत जिसकी स्थापना राजा मेरू वर्मन के द्वारा की गई थी। राजा मेरू वर्मन वही थे जिनके द्वारा मणिमहेश मंदिर बनवाया गया था, लक्षणा देवी मंदिर बनवाया गया था, छत्राड़ी मंदिर बनवाया गया था, शक्ति देवी मंदिर जिसको कहते हैं, ये मंदिर इनके द्वारा बनवाए गए थे। और चंबा रियासत में राजा साहिल वर्मन हुए। 920 ईस्वी के आसपास इन्होंने चंबा शहर की स्थापना की थी। चकली कॉइन चला, फिर चकली कॉइन चला था इन्हीं के जो राजा साहिल वर्मन थे इन्हीं के कार्यकाल के दौरान लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना करवाई गई थी। और इन्हीं के द्वारा जो था वो मिंजर मेला भी जो था वो स्टार्ट हुआ था। और सूही मेला जो अप्रैल महीने में लगता है वो भी राजा साहिल वर्मन के कार्यकाल के दौरान ही स्टार्ट हुआ था। चकली कॉइन का पता चल गया। आपने ध्यान रखना है कि 5 चकली जो था वो ना वो उस टाइम में एक अन्ना जो था वो बनाते थे। तो अन्ना आपको पता था प्रचलन करेंसी में प्रचलित था। तो 5 चकली मिलकर जो था वो एक अन्ना जो था वो बनाते थे। इसी रियासत के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि गणेश वर्मन चंबा के ऐसे राजा हुए जिनके द्वारा सिंह की उपाधि का प्रयोग जो था वो सबसे पहले किया गया था। हम यहाँ पर ये भी पढ़ते हैं कि चंबा के राजा जो औरंगजेब के समकालीन थे, इनको औरंगजेब के द्वारा आदेश दिया गया था कि चंबा में जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको तोड़वा दिया जाए, तो इन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया था। दूसरी ओर हम इसके बाद ये पढ़ते हैं कि चंबा जो है वो 1846 में जो है वो ब्रिटिशर्स के अधीन आ जाता है। जब 1846 में ये अंग्रेजों के अधीन आता है तो श्री सिंह यहाँ के राजा जो था वो हुआ करते थे। और उसके बाद देखो बहुत इसी तरह जो है काम चलता रहता है। ब्रिटिशर्स के द्वारा कुछ डेवलपमेंट भी यहाँ पर करवाई गई। हम इंपॉर्टेंट चीज़ें ही रिवाइज कर रहे हैं। तो राजा भूरी सिंह आए जिनके द्वारा जो था वो चंबा के भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना 1908 में जो था वो करवाई गई थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो भूरी सिंह ही राजा हुआ करते थे। इन्होंने उस टाइम अंग्रेजों की सहायता जो था वो की थी। और चंबा की एक परियोजना जो हम पढ़ते हैं कि चंबा में जो है वो साल नदी थी, साल नदी पर जो था वो एक बिजली घर का निर्माण जो था वो किया गया था और जिससे चंबा शहर को बिजली प्रदान की गई थी। ये कौन से ईयर की बात थी? ये 1910 की बात हम पढ़ते हैं। तो नदी का नाम आपने ध्यान रखना है, ये साल नदी थी। इस नदी से जो था वो पानी जो था वो प्रोवाइड करवाया गया था और यहाँ पर एक बिजली घर बनाकर जो था वो चंबा के लोगों को बिजली प्रदान की गई थी उस टाइम। ये आपने ध्यान रखना है, चंबा शहर के जो लोग थे। और लक्ष्मण सिंह देखने को मिलते हैं कि चंबा रियासत के अंतिम शासक थे। जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है तो चंबा भी उन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक था जो हिमाचल प्रदेश में हुआ करते थे। बार बार रिवाइज करवाता हूँ, एक चंबा डिस्ट्रिक्ट था, एक मंडी डिस्ट्रिक्ट था, एक महासू डिस्ट्रिक्ट था, एक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। बोलते हैं इन विच गॉड्स प्रेज इज बिरसू सॉन्ग संग इन दी अपर शिमला रीजन। तो देखो बिरसू गाना जो है वो शिमला के अपर क्षेत्रों में जो है वो गाया जाता है। बोलते हैं कि कौन से देवता की प्रार्थना में या फिर कौन सी देवता की स्तुति में जो है ये गाना गाया जाता है। तो अगर हम बिरसू सॉन्ग की बात करते हैं तो बिरसू सॉन्ग जो है वो महासू देवता ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, इनकी प्रेज में जो है वो गाया जाता है।
तो अगर हम इम्पोर्टेंट फोक सॉन्ग्स की बात करें, इम्पोर्टेंट डांसेस की बात करें, तो बिरसू जो है वो अपर शिमला का एक इम्पोर्टेंट सॉन्ग या फिर डांस जो है वो आता है। क्योंकि जो बिरसू है ना, ये अपर शिमला, सिरमौर इन क्षेत्रों में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। शिमला के ही इन क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ठोडा डांस भी जो है वो परफॉर्म किया जाता है, जो कि एक युद्ध नृत्य जो है वो होता है, जिसमें कौरव और पांडवों को जो है वो दर्शाया जाता है। इनकी इसी तरह से जो है वो युद्ध की एक शैली टाइप में जो है दर्शाया जाता है। और सिरमौर के अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट डांसेस की बात करें तो सिरमौर में बुढ़ा डांस परफॉर्म किया जाता है, झूरी डांस परफॉर्म किया जाता है। शिमला में जो है वो छुहारा डांस परफॉर्म किया जाता है मुख्य रूप से। और अगर हम कुल्लू की ओर चलते हैं तो कुल्लू में कथड़ी डांस बहुत फेमस है, रुजका डांस बहुत फेमस है। लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति में लंग दरमा परफॉर्म किया जाता है, सांद और साबू वहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। चंबा की बात करें तो ढांगी और ढेपक जो है वो वहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। झांझर डांस बहुत फेमस है चंबा का। किन्नौर में तो हम देखते हैं बयांग, बयांगचू, कयांग हो गया, जात्रू हो गया, जाप्रो हो गया, ये सारे जो हैं वो किन्नौर में परफॉर्म किए जाते हैं। तो किन्नौर के तो बहुत इजी हैं, बहुत बार ये पढ़ते हैं। लाहौल स्पीति के भी आसान है। अपर शिमला के जो क्षेत्र हैं उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिरसू गीत किस देवता की स्तुति में जो है वो गाया जाता है। ठीक है जी। और अगर आप तैयारी पीजीटी की कर रहे हैं तो लिमिटेड टाइम है और अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अगर इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। जल्दी से जाइए वहाँ से अवेल कीजिए। आपके पास देखो लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड टाइम में आप अच्छे से टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपनी कमियाँ पता चलेंगी, जिनके ऊपर आप काम कर पाएंगे और अपना एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। एक एग्ज़ाम की प्रैक्टिस हो जाएगी, प्री एग्ज़ाम हो जाएगा आपका, एग्ज़ाम से पहले का एग्ज़ाम। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डेरा सिद्ध बाबा रुद्रू। तो बोलते हैं डेरा सिद्ध बाबा रुद्रू का जो मंदिर है या फिर डेरा सिद्ध बाबा रुद्रू जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये देखो, ये जो है वो ऊना जिले में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऊना जिला, देखो अभी हम ऊना के बारे में ऊपर पढ़ भी रहे थे, और ऊना जिले में डेरा सिद्ध बाबा रुद्रू जो है वो इनका जो है मंदिर है, या फिर आप कह लीजिए डेरा सिद्ध बाबा रुद्रू जो है वो ऊना में स्थित है। उसी तरह देखो ऊना में जो है वो अलग अलग मेले होते हैं, जैसे कि बाबा भड़बाग सिंह मेला होता है, ऊना में होता है। ऊना के मैड़ी में ये बाबा भड़बाग सिंह मेला होता है। और ऊना के बसौली में एक पीर निगाह मेला होता है। ऊना में जो है वो चिंतपूर्णी मेला जो है वो आता है। ऊना डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो ऊना जिला जो था ना 1966 से पहले पंजाब के होशियारपुर जिला जो है वो उसकी तहसील हुआ करता था। 1966 से लेकर 1972 तक एक कांगड़ा का भाग जो है वो रहता है, और 1972 में जो है वो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दिया जाता है, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में ये बनकर आता है। और ऊना शहर की जो नींव रखी गई थी वो बाबा कलाधारी के द्वारा जो था वो रखी गई थी। प्रेजेंट टाइम में जो ऊना हम देखते हैं ना वो जसवां रियासत और कुटलहर रियासत के अंतर्गत जो था वो आता था पहले के टाइम में। यहाँ पर सवां रिवर जो है वो मुख्य रूप से बहती है, जिसको रिवर ऑफ सौरो भी यहाँ पर, शोक की दरिया भी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ का डेंसिटी तो हमने जान ली थी, जनसंख्या घनत्व तो यहाँ का कितना है। यहाँ की लिटरेसी भी अब ये जान ही लेते हैं जब बात हो ही रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में किसी भी डिस्ट्रिक्ट की लिटरेसी पूछी जा सकती है, तो आपको एटलीस्ट याद तो होनी चाहिए। पढ़ी होगी तो तुक्का लगा पाएंगे या फिर थोड़ा थोड़ा याद कर पाएंगे एग्जाम में। तो ऊना की लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो 86.5% जो है वो यहाँ की लिटरेसी है। हाईएस्ट लिटरेसी हिमाचल प्रदेश में जो है वो आती है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की 88.20%, और 88.20% के बाद दूसरे नंबर पर आता है ये ऊना 86.5%। ये आपने ध्यान रखना है। टोटल ओवरऑल हिमाचल की लिटरेसी रेट हमने जान ली है 82.80% जो है वो है। एक बार एंटी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, जब एंटी मेंस का पेपर जो था वो लिखित होता था, मतलब एक क्वेश्चन ही आते थे, जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो इसका आंसर ऊना लिखना था, ऐसे क्वेश्चन आते थे उसमें। तो उसमें क्या पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा सिख पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पर है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो ऊना में ही जो है वो है सबसे ज़्यादा सिख पॉपुलेशन, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डेरा जोगी पंगा। तो डेरा जोगी पंगा हिमाचल के किस जिले में स्थित है? ये ऊना जिले में ही स्थित है। ये भी ऊना का ही अगेन एक क्वेश्चन है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ऊना देखो हमीरपुर, अगर अभी इलेक्शन हुए ना लोकसभा के, तो हमीरपुर लोकसभा में ये आता है। हमीरपुर लोकसभा में आता है। यहाँ पर 5 जो है वो सीट्स आती हैं विधानसभा की, ये भी आपने ध्यान रखना है। एक सीट ऐसी है जिसके ऊपर अभी बाई इलेक्शन भी हुए हैं, वो है कुटलहर की सीट। तो कुटलहर की सीट के ऊपर बाई इलेक्शन हुए हैं।
अभी तो रिजल्ट भी आ जाएगा तो आपने वो देख लेंगे आप। तो वो आपने ध्यान रखना है कि कुटलहर में जो है वो इलेक्शन हुए हैं और वो डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो है वो पड़ता है। अगर हम बात कर लें इन रियासतों की भी कि जसवां एक रियासत होती थी, कुटलहर एक रियासत होती थी। जसवां रियासत की स्थापना पूर्वचंद के द्वारा की गई थी। 1170 ईस्वी में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी, जसवां रियासत की स्थापना। उसी तरह कुटलहर रियासत की स्थापना के बारे में अगर हम बात करें तो कुटलहर जो है वो इसकी स्थापना जसपाल के द्वारा जो था वो की गई थी। तो जसपाल का नाम आपने ध्यान रखना है कि इसके द्वारा कुटलहर की स्थापना की गई थी। हमने अलग अलग क्वेश्चन जाने। पहले हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो रिलीजियस प्लेसेस हैं जिनके बारे में जान लिया। दोनों क्वेश्चन हमारे रिलीजन से रिलेटेड जुड़े हुए थे, तो हमने यहाँ पर अलग अलग जानकारी है ऊना की जो था वो एकत्रित कर ली, रियासतों के बारे में भी जान लिया। इस तरह से हमने सारा रिवाइज कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो किताबों से ना एकदम ये सारी चीज़ें रिवाइज नहीं होंगी। अगर हमारे पास ऐसा डाटा होगा, पूरा डिस्ट्रिक्ट ही कवर हो जाए अगर, तो जो चीज़ें मैंने बोली वो तो याद रहेंगी ही रहेंगी, परंतु कुछ और चीज़ें जो आपने पढ़ रखी हैं वो भी यहाँ से याद आएंगी आपको। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं यहाँ पर व्हेन वाज द सोवरेनिटी ऑफ रीजन बिटवीन द ब्यास एंड सतलुज ट्रांसफर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो बोलते हैं कि ब्यास और सतलुज के बीच के जो क्षेत्र थे उनकी जो संप्रभुता थी वो ब्रिटिश सरकार को कब हस्तांतरित की गई थी। तो ब्रिटिश सरकार को ये हस्तांतरित कर दी गई थी 1846 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। 1846 में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को हस्तांतरित की गई। अब देखो होता क्या है ना कि उस टाइम आपको पता है कि पंजाब द्वाब ही हुआ करता था, तो महाराजा रणजीत सिंह का प्रभाव जो था वो काफ़ी देखने को मिलता था। महाराजा रणजीत सिंह के साथ हम ज्वालामुखी की संधि देखते हैं, कांगड़ा किले पर उनका प्रभाव देखते हैं, संसार चंद के साथ उनकी संधि देखते हैं ये ज्वालामुखी की। तो इनकी ना डेथ हो जाती है 1839 में। 1839 में इनका देहांत हो जाता है। अब उसके बाद अंग्रेज़ ना धीरे धीरे हावी हो जाते हैं, अंग्रेज़ धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट कर देते हैं और फाइनली चलकर क्या होता है, फाइनली चलकर जो है वो अंग्रेज़ों के साथ एक लाहौर की संधि जो है वो की जाती है। ये संधि 1846 में होती है। 1846 में ये संधि होती है और इस संधि के बाद सतलुज और ब्यास के जो क्षेत्र थे ना उनके ऊपर अंग्रेज़ों का जो कब्जा था वो हो गया था। और 1846 तक अंग्रेजों ने जो था वो कांगड़ा, नूरपुर, गुलेर, मंडी, दत्तारपुर, सुकेत, जसवां, कुल्लू, लाहौल स्पीति इन सभी रियासतों को अपने अधीन जो था वो कर लिया था। ठीक है जी, तो ये सब हुआ था। अब यहाँ पर ही अगर सिखों और अंग्रेज़ों की बात हो रही है तो यहाँ पर एक ट्रीटी साइन जो है वो इम्पोर्टेंट है बात करना, जिसके बारे में वो हमने लाहौर की ट्रीटी जान ली, ट्रीटी ऑफ लाहौर जो हुई थी। अब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब हुआ था, ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ये कब हुआ था, ये 1845 से 1846 के बीच में हुआ था। सेकंड एंग्लो सिख वॉर कब हुआ था, देखो सेकंड एंग्लो सिख वॉर की बात करते हैं तो ये 1848-49 में जो था वो हुआ था। ये आपने सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बारे में ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन LIHS के एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं, तो HS के एग्ज़ाम के लिए भी आपने तैयार रहना है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, उससे पहले देखो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलाइड सर्विसेज की, तो एलाइड सर्विसेज के लिए आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। एलाइड की टेस्ट सीरीज को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो अभी HS का एग्ज़ाम आ रहा है, HS के एग्ज़ाम की भी थोड़ी तैयारी एलाइड से हो जाएगी और एलाइड के लिए आप फुली प्रिपेयर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एलाइड का एग्ज़ाम जब आएगा तो आप फुली प्रिपेयर होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और उसी के साथ साथ बाकी जो हिमाचल के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी आप खुद को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से अवेल कर लेना। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं, व्हेन डिड द राणा ऑफ क्योंथल रिसीव द टाइटल ऑफ राजा। तो बोलते हैं कि क्योंथल के जो राणा थे इनको ये टाइटल दिया गया राजा का, तो ये कब दिया गया था। अब देखो हम बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स के पहले तो राजा हुआ करते थे खुद ब खुद, पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पर जो राणा थे उनका सहयोग लिया, फिर उनको ही राजा की उपाधि देना जो था वो स्टार्ट होगी धीरे धीरे। तो क्योंथल के राणा को राजा की उपाधि कब दी गई थी, ये 1857 में दी गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्योंथल के राणा हुआ करते थे संसार सेन। संसार सेन ने जो था वो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता जो था वो की थी। इस सहायता के लिए ही इनको जो था वो राजा की उपाधि दी गई थी। राजा की उपाधि के साथ साथ इनको खिल्लत भी जो था वो प्रदान की गई थी। अगर हम इस क्योंथल रियासत की बात करते हैं तो इस क्योंथल रियासत की स्थापना राजा गिरिसेन ने की थी। 1211 ईस्वी में गिरिसेन के द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। फिर 1379 में हमें देखने को मिलता है कि क्योंथल रियासत जो था वो फिरोज शाह तुगलक के अधीन जो था वो आ गई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। और
एक बड़ी रियासत हुआ करती थी वैसे क्योंथल भी 1800 ईस्वी से पहले क्योंथल रियासत में जो था वो लगभग 18 ठकुराइनें जो था वो आती थी, जैसे कोठी, घुंड, ठियोग, मधान, महलोग, कुठार, कुनिहार, धामी, थरोच, सांगरी, कुमारसेन, रजाना, खिनेटी, मैली, खालसी, बघारी, दिघियाली, घाट, ये सारे जो था वो इसके अधीन आती थी, क्योंथल के अधीन। और 1857 में क्या हुआ, यहाँ के राणा संसार सेन हुए। इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की। इस सहायता के लिए इनको खिल्लत भी दी गई और राजा की उपाधि भी दी गई। हमें देखने को मिला कि क्योंथल रियासत के जो अंतिम शासक हुए वो राजा हितेंद्र सेन जो था वो हुए। हितेंद्र सेन जो था वो इस रियासत के अंतिम शासक थे, तो उनका भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच रिवर बेसिन इज कौली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं कौली जो ये हाइड्रो परियोजना है ये कौन सी रिवर बेसिन पर बनी हुई है। अगर हम इस परियोजना की बात करते हैं कि ये कौन सी रिवर बेसिन पर बनी हुई है, तो ये ब्यास रिवर बेसिन पर जो है वो बनी हुई है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कहाँ पर ये परियोजना स्थित है, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है ये परियोजना स्थित है। कितने मेगावाट की ये परियोजना स्थित है, तो ये लगभग जो है वो 12 मेगावाट की जो है वो परियोजना है। कौन से रिवर बेसिन पर है, ब्यास रिवर बेसिन पर बनी हुई है। इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन है, तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड जो है वो इसको एग्जीक्यूट जो है वो करता है। कांगड़ा में ही हमें हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के अधीन जो है वो बिनवा एक परियोजना देखने को मिलती है, जो 6 मेगावाट की परियोजना है। बिनवा ब्यास की ही सहायक नदी है। गज भी हमें देखने को मिलती है, गज भी जो है वो ब्यास की ही सहायक नदी है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, और ये 10.50 मेगावाट की है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ही इसको एग्जीक्यूट करता है। हमें जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है बनेर परियोजना, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 12 मेगावाट की है, ब्यास रिवर बेसिन में ही जो है वो स्थित है। यहाँ पर अगर आप डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा एक चंबा के साथ बाउंड्री शेयर करता है, एक लाहौल स्पीति के साथ बाउंड्री शेयर करता है, एक कुल्लू के साथ बाउंड्री शेयर करता है, एक मंडी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, एक हमीरपुर के साथ बाउंड्री शेयर करता है और एक ऊना के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है हिमाचल प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर देखें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज सेक्स रेशो एट बर्थ इन हिमाचल प्रदेश इन 2022। तो 2022 के अनुसार पूछी गई है ये हिमाचल प्रदेश की जन्म के समय जो लिंगानुपात है वो क्या है। तो लास्ट टाइम जो मिशन एलाइड का पार्ट था उसमें ये डिटेल से मैंने आपको बताया था। अभी बड़े अच्छे से ऑप्शंस को देख के जो है वो कमेंट करना, क्योंकि 2022 की ये पूछी गई है, और कमेंट करके अपना आंसर जल्दी से बता दीजिए। इससे पहला जो मिशन एलाइड का पार्ट था उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। टेलीग्राम पर अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाती है जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करती है, चाहे वो PDFs हो गई, चाहे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।